नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामबाण ट्यूटोरियल पे। और आज हमारा जो हमने जो सीरीज शुरू किया है रेलवे एप्लीकेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है उसका आज तीसरा क्लास है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और दयानंद सरस्वती। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हेलियोस्कोप, जाइरोस्कोप, बबल स्कोप या टेलीस्कोप। तो इन ऑप्शन में कौन सा उपकरण का उपयोग सूर्य को देखने के लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर है हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप वह उपकरण है जिसका उपयोग सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही सोखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्लॉटिंग जो पेपर होता है उस पर जो स्याही अगर डालेंगे तो वह सोख लेता है। तो इस सोखने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है कैपिलरी प्रक्रिया, संघनन, किण्वन या कोई नहीं या कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा क्या? कैपिलरी प्रक्रिया। कैपिलरी प्रक्रिया के द्वारा ही ब्लॉटिंग पेपर जब स्याही गिरता है तो वह सोखने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है बैरोमीटर, गायरोमीटर, हाइग्रोमीटर और फायदोमीटर। इनमें से कौन सा यंत्र वायु दाब मापने का काम करता है? तो हमारा आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वह वायु दाब मापने का काम करता है। हाइग्रोमीटर जो है वह आर्द्रता मापने के लिए होता है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए काम आता है। तो ये सब चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी जो है वह किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन है एड्स, कैंसर, न्यूरॉन और जेनेटिक्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑन्कोलॉजी जो है वह हमारा कैंसर से संबंधित है। इसमें ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित जो रोग, कैंसर जो है उससे संबंधित तथ्यों की जानकारी होती है, पढ़ाई की जाती है इसमें। तो कैंसर हमारा सही आंसर है। एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, छात्र, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है, जब तक आप कामयाब नहीं है, तब तक आपका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या हैं, कैसे हैं। आप सक्सेस हैं तो हर कोई आपके साथ रहेगा, हर कोई आपको पूछेगा। अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी आप पर ध्यान देने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ फोकस कीजिए, अपने आप को कामयाब बनाइए। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें और भी नए नए सीरीज आप लोग के लिए आने के लिए मोटिवेशन मिलती रही। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीवर तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन है हमारा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई। लीवर तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी जो है वह हमारा लीवर तेल में होती है। लीवर तेल, मछली का तेल भी कहते हैं इसको, कॉड लीवर तेल। कॉड लीवर तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? भारत का जो पहला संचार उपग्रह था उसका नाम क्या था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल या केपलर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा है? तो यह जो है वह एप्पल। एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह था। अगला चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 सितंबर, 10 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारा आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वह O3 होता है। ओजोन हमारा क्या करता है? ओजोन जो लेयर के रूप में वायुमंडल में विद्यमान रहता है। यह क्या करता है? इस टाइप से वायुमंडल में यह विद्यमान रहता है। यह क्या करता है? ओजोन मंडल जो क्षेत्र है, वायुमंडल का जो ओजोन मंडल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह विद्यमान रहता है। यह क्या करता है? सूर्य जो है उससे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है, यूवी रेज जो होता है, वो क्या करता है? ओजोन लेयर उसको सोखने का काम करती है, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। यानी इसका जो लगभग सारा अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है उसको सोख लेती है और हमें पृथ्वी की रक्षा करती है। तो आजकल के मॉडर्न युग में क्या हो रहा है? औद्योगिकीकरण, बहुत सारे प्रदूषण के कारण ओजोन लेयर छिद्र हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते इस सब के कारण ओजोन लेयर में छिद्र होने लगा है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आने लगी है। जिससे कई अल्ट्रावायलेट रेज के आने से क्या होता है? कई सारी त्वचा संबंधी बीमारियां, आंखों संबंधी बीमारियां आने लगती है। तो इसलिए ओजोन परत को बचाने के लिए हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ताकि ओजोन लेयर को सुरक्षित रखा जा सके और मानव जाति की सुरक्षा की जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांत्रिक योगिनी पंथ, एक तांत्रिक योगिनी पंथ है का मूल स्थान किसे माना जाता है? मूल स्थान किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इनमें से किस स्थान को तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है? तो हमारा आंसर जो है वह उड़ीसा होगा। उड़ीसा राज्य जो है वह तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान है। और असम भी है, तांत्रिक योग के लिए, तांत्रिक सिद्धपीठ के लिए प्रख्यात है। असम में कामाख्या तांत्रिक सिद्धपीठ है, कामाख्या मंदिर है, माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। यहाँ पर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांत्रिक विद्या के लिए, तांत्रिक सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अमावस्या के दिन बहुत भीड़ रहती है, वहां पर तांत्रिक लोग अपना सिद्धि करते हैं। यह बहुत ही पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक
रहस्यों से परिपूर्ण भी है। तो उड़ीसा जो है वह तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, वर्साय की संधि कब हुई थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और उस समय जब और इसकी समाप्ति वर्साय की संधि के साथ हुई थी। वर्साय की संधि के साथ हुई थी। इसमें बहुत सारा मतलब वैसा नरसंहार, वैसा युद्ध संसार में पहली बार देखने को मिला था, जिसमें करोड़ों सैनिक मारे गए, करोड़ों सैनिक लापता हो गए, बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में नागरिक मारे गए, निर्दोष नागरिक मारे गए। तो एक फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो शुरुआत हुई थी वह ऑस्ट्रिया से हुई थी। ऑस्ट्रिया के राजा और पत्नी को जब मार दिया गया तो फिर वहां पर विद्रोह भड़क उठा और देखते देखे क्या हुआ कि यह एक वैश्विक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। मित्र राष्ट्र यूरोपियन देश थे, दो भागों में बट गए, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में ग्रेट ब्रिटेन, रूस, अमेरिका ये सब थे। और धुरी राष्ट्र में क्या हो गए? ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब जो था। तो जब धुरी राष्ट्र जब हार गए, गठबंधन जीत गया, जर्मनी ये सब, जर्मनी जो राष्ट्र थे, जर्मनी के साथ जो थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया ये सब जो थे, ये सब जब हार गए तो उन पर एक उसके बाद शांति समझौता का मसौदा तैयार किया गया, जिसको वर्साय संधि के नाम से जाना गया, ट्रीटी ऑफ वर्साय। तो इसकी शुरुआत ये जो हुआ वह 1919 में हुआ। 1919 में इस पर हस्ताक्षर किए गए और जर्मनी, ऑस्ट्रिया जो भी देश थे उनको इस युद्ध में जितने भी क्षतिपूर्ति है उसको भार थोपा गया और उनकी जो सैन्य क्षमता थी उसको भी सीमित कर दिया गया। उनके पास जो पनडुब्बियां थी, सबमरीन थी, उसको भी उनसे छीन लिया गया। उनकी नौसेना को सीमित कर दिया गया। तो उसके बाद वर्साय की संधि के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खखराम बाइंडर पुस्तक के लेखक कौन है? खखराम बाइंडर एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है नीरज चौधरी, वी कटारिया, विजय तेंदुलकर, के एल केलकर। इनमें से कौन खखराम बाइंडर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जी खखराम बाइंडर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन जो है भारतीय इतिहास का बहुत ही दुखद घटना था और इस बंगाल विभाजन से ही हमारा जो पूर्वी बंगाल है वह आज बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित है। पहले जो क्या था, पूरा बंगाल, आज का जो बांग्लादेश है वो सारा एक था, बंगाल के नाम से था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया है। इस भाग को पूर्वी बंगाल कर दिया, इस भाग को पश्चिमी बंगाल के नाम से कर दिया। अब जो ये पश्चिमी बंगाल है आज के भारत में है और ये जो ईस्ट बंगाल जो था वह आज का
बांग्लादेश है। अगर ये विभाजन नहीं होता तो आज ये भी क्षेत्र हमारे देश में होता। और तो ये जो विभाजन हुआ उसकी शुरुआत वह 1905 में हुआ। 1905 में हुआ। उस समय जब ये विभाजन हुआ तो बंगाल शोक, पूरे बंगाल शोक में डूब गया था। सारे बंगाल के लोग पूरे शोक में हो गए। उसके बाद फिर 1906 में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत भी हो गई। बंगाल में, पूरे बंगाल में आंदोलन शुरू हो गए। उसके बाद जब ये विभाजन हुआ उस समय यहाँ के जो वायसराय थे वह था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय थे और इसी के कार्यकाल में यह विभाजन हुआ 1905 में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है विद्युत अपघटन, रासायनिक परिवर्तन, प्रकाशिक परिवर्तन या उदासीन परिवर्तन। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको विद्युत अपघटन बोलते हैं। विद्युत अपघटन के द्वारा पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 फरवरी, 2 फरवरी, 8 फरवरी और 10 फरवरी। हिटलर के बारे में आप जानते होंगे। हिटलर जो एक तानाशाह था, जर्मन तानाशाह था। और यह क्या था? नाजीवाद का समर्थक था। नाजीवाद, नाजीवाद का समर्थक मतलब जर्मनी में क्या था? नाजीवाद था। मतलब ये लोग क्या कहते थे? यहूदी लोग जो थे वहां के, ज्यूस, ज्यूस जो थे वहां के, उनके कट्टर विरोधी थे। ज्यूस लोग को बहुत सारा नरसंहार किया गया था। हिटलर क्या किया? जितने भी ज्यूस थे वहां पे सारे लोगों को मरवा दिया था। बहुत सारा, बहुत नरसंहार किया था इसने। और जब हार हुई जर्मनी की तो इसके बहुत सारे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब जर्मनी की हार हुई तो इस पर बहुत सारे पाबंदी लगा दी गई। राष्ट्र में, राष्ट्रमंडल में शामिल, राष्ट्र संघ में शामिल होने के लिए इस पर दबाव बनाया गया। एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र निर्माण के लिए भी संधि की गई और इसके सैन्य शक्ति को भी सीमित कर दिया गया। उसके परमाणु पनडुब्बी जो थे, हवाई हवाई सैनिक जो थे उसको भी सीमित कर दिया गया। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो आर्द्र भूमि दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 10 जनवरी 2016, 15 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016 या 13 जनवरी 2016। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वह राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का रूप है। पीएम
PMFBY, ये जो है वह राष्ट्रीय फसल योजना का रूप है। रूप है जो आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में है। और ये जो योजना है वह किसानों के लिए शुरू की गई है। किसान, जैसे किसान क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा, सूखा, वर्षा नहीं होने के कारण जो किसानों का हानि होता है, जो किसानों का नुकसान होता है, वह सरकार के माध्यम से एक योजना चलाई गई है कि किसानों का जो नुकसान होता है उसका कुछ हद तक भरपाई किया जाए, उनकी भरपाई किया जाए, एक सीमा तक उनकी जो हानि है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। इसलिए यह फसल बीमा योजना को शुरुआत की गई है। तो इसकी जो शुरुआत हुई वह इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हमारे वर्तमान जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये सब सारे क्वेश्चन, ये सब सारे तथ्य जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपके लिए आगामी परीक्षाओं में भी उपयोगी साबित होंगे। और हमारे इस सीरीज का तात्पर्य, इस सीरीज का उद्देश्य है कि सभी जितने भी विगत परीक्षाओं, पिछली परीक्षाओं में, रेलवे के विगत सभी परीक्षाओं में जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को कवर करने का है। तो हमारा सेशन पसंद आए तो हमारे रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए आज के सेशन की हम तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी स्वस्थ रहें, ठंडी में बचकर रहें।